ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। भारतीय सेना के पराक्रम के सामने असीम मुनीर की बुज़दिल सेना ने घुटने टेक दिए। अब शहबाज शरीफ इस्लामिक देशों में गिड़गिड़ा रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज की सारी साजिशों को मिट्टी में मिला दिया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खात्मे का ऐलान कर दिया और यह लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। एक बात और साफ हो गई, बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते थे, शहबाज शरीफ ने आज कई सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने ये तक बता दिया किस तरीके से उन पर हमला हुआ है। वो गिड़गिड़ाए हैं, पीड़ित दिखाते हैं, अपने यहाँ एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, उस प्रोपेगेंडा को हमारे यहाँ भी उठा लेते हैं कई लोग। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं, वो दुनिया भर में जा रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि बातचीत करना है, बातचीत के लिए मध्यस्थता कर दो। भारत ने साफ कह दिया कोई मध्यस्थता नहीं चलेगी। हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। कंगाल और फटेहाल पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। कायर और बुज़दिल शहबाज शरीफ घबराया सा है, इस्लामिक देशों के चक्कर लगा रहा है। असीम मुनीर के ऑर्डर पर शहबाज तबाही से बचाने की फरियाद कर रहा है। ईरान और तुर्की में अपने फटीचर मुल्क को बचाने की भीख मांग रहा है। एर्दोगान के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो भारत के सामने शांति वाला जहरीला प्रस्ताव रख रहा है। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter-terrorism if they are serious. If they accept my offer of peace, then we will show that we really want peace seriously and sincerely. प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की नीति और नीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने दो टूक कह दिया कि आतंकवाद का खात्मा तो होकर रहेगा। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। ये आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। शहबाज भले कितने भी इस्लामिक मुल्कों के दरवाजे खटखटा ले, लेकिन भारत का रुख एकदम साफ है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, दो मोर्चे हैं और इन दो मोर्चों में ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सियासत चल रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान है, हालांकि ईरान के पास जा रहा है, पहले से सॉफ्ट कॉर्नर रहा। इस्लामिक देशों का अपना एक समीकरण होता है, तुर्की, अज़रबैजान, ये वैसे भी साथ में आए। लेकिन इस सब के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जगत, अब जो राजनीति हो गई है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपनी आंतरिक राजनीति तक सीमित है। दुनिया की राजनीति किसी भी देश के विकास को बड़ा प्रभावित करती है और भारत अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ पर भी ध्यान दिए हुए है। लिहाजा दोनों मोर्चों पर काम करने के लिए डेलीगेशन हमने भेजे हैं। इधर पाकिस्तान जो कदम उठा रहा है, ईरान की मध्यस्थता की बात कर रहा है, कई
सारे मसले आ जाते हैं। इस पर बातचीत करते हैं, इसको थोड़ा और गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। अनंत अमित जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, हर्षद शर्मा जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, दोनों तो हैं ही, लेकिन विशेष मेहमान के तौर पर आज मेरे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू के साथ में हैं। और प्रोफेसर सिंह हमें कई बार कई चीज़ें बता चुके हैं। तो प्रोफेसर सिंह, अभी पॉलिटिकल डिबेट में अनंत जी, हर्षद जी की तो बातचीत होगी, आप जानते हैं कि दोनों के कई मुद्दे हैं और हाल के दिनों में मैं लगातार इस पर बात कर रहा हूं। लेकिन ईरान के पास में जाना, पहले तो शहबाज शरीफ का मध्यस्थता की बात करना, ऐसा भी लगता है कि वो एक प्रेशर में हैं और वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ में अभी खास तौर पर सिंधु जल समझौता जो सस्पेंड हुआ है या अन्य आने वाले दिनों में जो उनको चिंताएं सता रही हैं, उसके निवारण के लिए शायद वो वहां गए। देखिए, चाहे वो डीजीएमओस की बातचीत हो, उसमें भी पाकिस्तान ने ही शुरुआत की, अब तो ये बात जग जाहिर है। ठीक उसी तरह से अब शहबाज शरीफ भी बार बार अपने भाषणों में कह रहे हैं, जैसे उन्होंने तेहरान में कहा कि वो शांति चाहते हैं, पर वो हमेशा कहते हैं कि सभी मुद्दों पर, व्यापार पर, सीमा पर, कश्मीर पर, और ये जो जल संसाधन की जो हम बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सब पे बात होगी। जबकि भारत ने बिल्कुल साफ कहा है दो चीजें। एक तो ये थर्ड पार्टी की मध्यस्थता नहीं होगी, भारत कहता है, लगातार कहता रहा है। और ये 1972 जुलाई में जो संधि हुई थी, शिमला एग्रीमेंट, उसमें है ये बिल्कुल साफ। दोनों देशों ने माना था कि आज के बाद जितने भी मुद्दे हैं वो शांति से, आपसी बातचीत से उनका सुधारा जाएगा, उनको सुलझाया जाएगा। और दूसरी बात यहां तक यह है कि बात किस पर होगी। भारत ने शुरू से कहा कि केवल आतंक पर बात होगी और मुद्दों पर अभी कोई बात होने की उम्मीद नहीं है। तो ये अपने आप से एक अलग अलग भाषा में अलग तरीके से बात करने से कोई फायदा नहीं। आप देखें, जनरल मुनीर भी वहां गए हुए हैं, तेहरान उनके साथ गए थे कल, और शहबाज शरीफ भी गए थे। पर तेहरान से जवाब क्या मिला? बहुत ही ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने दोनों को बराबर कहा कि दोनों को आपस में बातचीत करके शांति करनी चाहिए। और ये आतंक का मुद्दा जो है वो ईरान और पाकिस्तान में भी लगातार बना रहता है, उनकी सीमाओं पर भी ये मुद्दा लगातार बना रहता है। तो ये अपेक्षा करना कि ईरान उनकी सहायता करेगा, मुझे लगता है ये अपने आप में एक गलत एस्टिमेट था। हाँ, तुर्की हाल ही में उनके साथ ज्यादा मिलकर बात करता है और भारत ने अपना रुख तुर्की को दिखा दिया है। तो ये लगातार जो डेस्परेट कोशिश है पाकिस्तान की, वो मुझे नहीं लगता है कि कुछ उसका फायदा होने वाला है। भारत जब तैयार होगा, जब चाहेगा, तब सीधी बात करेगा और केवल आतंक पर बात करेगा जी। और ये बिल्कुल जो तरीका है, भारत ने देखिए 7 प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं 32 देशों में, उसमें 59 हमारे सांसद शामिल हैं। पाकिस्तान में भी कहा गया, कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने कहा कि बिलावल भुट्टो भी इस तरह का एक 8 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल लेके जाएंगे। अभी तक कहीं गया नहीं है, केवल प्रधानमंत्री 4 देशों की यात्रा में है, वहां भी उनको कुछ बहुत अच्छा जो है रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो भारत की आज साख जो है, वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर में आप देख लें, अब जिस तरह से पूरे विश्व के देश भारत के सांसदों से बात करते हुए नजर आते हैं, वो बिल्कुल अलग है। बहुत भारत अलग है, ये समझना होगा। जी, आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझा दिया है कि ये जो लड़ाई है हम देखते हैं अभी। अब हर्षद जी, ये बात सही है कि विपक्ष का काम है, विपक्ष सवाल उठाता है, कई सवाल आपने उठाए हैं। वो सवाल अब कितने जनता उसको कैसे लेती है, एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। आपके ऊपर भी बिहार चुनाव का प्रेशर है और आप जानते हैं पॉलिटिकली अपने आप को एक बार फिर खड़ा करना, थोड़ा मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, ये भी एक प्रेशर है। लेकिन इस दबाव में कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी लड़ाई छोड़कर आप एक ऐसी लड़ाई में कूद पड़े हैं जहां पर शायद एक ट्रैप हो? चाहती हो बीजेपी कि आप आ जाएं, क्योंकि जनता तो इसको पसंद शायद ना करे, हालांकि और आने वाले समय पता लगेगा जनता कितना एक देख रहे हैं आपकी किस लेवल पर लड़ाई चल रही कि ईरान के पास में जा रहा है पाकिस्तान। अभी मिस्री साहब भी जो हैं वो अमेरिका की यात्रा पर हैं। यानी हमें दुनिया में भी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने लड़ना है और ये बड़ी बड़ी ताकतें भी हमसे परेशान हैं। और इस सब के बीच में आपने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। मैं प्रवीण जी आपकी बात पर, आपके सवाल पर लौटता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सबमिशन है और मैं पहले उस पर बोल लेता हूं। देखिए, पाकिस्तान आज ईरान जाकर ड्रामा कर रहा है और ये भारत का जो प्रेशर है, जो भारत ने विश्व पटल पर उसके ऊपर प्रेशर बनाया है, उसके कारण आज पाकिस्तान की ये स्थिति है कि वो विदेशियों में जा जाकर अब ये जस्टिफाई करने लगा है कि हम समझौता चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान एक बहुत ही दोगला राष्ट्र है, उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हमारी पॉलिसी ठीक है कि हम सिर्फ आतंकवाद पर बात करेंगे और
इसके अलावा कोई और बात करेंगे ही नहीं। तो ये जो हमारा रुख है, ये मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में हमारा ये रुख सिर्फ यहाँ बोलने तक नहीं रहना चाहिए, इस रुख को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, इतिहास में अगर आप जाइए तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर गए थे पाकिस्तान, तो मुशर्रफ के साथ गए थे और पीस टॉक ही हम करने गए थे। हमने एक कदम आगे बढ़ाया था कि हम पाकिस्तान से संबंध सुधारें, लेकिन हुआ क्या था, जैसे ही वाजपेयी जी वापस लौटे, पाकिस्तान अपने वापस आतंकवाद के धर्म पर लौट आया। उसने फिर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया, फिर उसने भारत के साथ पीस समझौते को डिस्ट्रॉय किया। तो पाकिस्तान विश्व में कभी भीख मांगने के नाम पर, आईएमएफ के फंड लेने के नाम पर ड्रामा करता है, और फिर वो फंड मिल जाता है तो शांत हो जाता है, उसका अपना रुख बदल लेता है। तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये वो पाकिस्तान है जिसने ओबामा को एबटाबाद में शरण दी 9/11 हमले के बाद, और उसको अपने आर्मी बेस में शरण दी। सबसे बड़ी बात यह, अपने कैंटोनमेंट। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, इससे बातचीत नहीं हो सकती। दाऊद इब्राहिम को आज भी अगर किसी देश ने शरण दे रखी है, जिसने भारत में आतंकवादी हमले करा, जिसने भारत में एक पूरी गैंग वॉर चलाई थी, उस पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी इस पर आगे बढ़े, पूरी कांग्रेस और पूरा देश उनके साथ है। अब मैं आ जाता हूं आपके सवाल पर कि जनता ऐसे बातों को पसंद नहीं करती है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं प्रवीण जी। जब 26/11 का हमला हुआ था, तब नरेंद्र मोदी जी ओबरॉय होटल के बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भर भर के गाली दे रहे थे। देखिए, जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती है, और इसीलिए कि जब कहीं पुलवामा चाहे हमला हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे कोई अमरनाथ हमला हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के साथ, देश की सरकार का साथ दिया है। और हम आज भी ये कह रहे हैं कि हम देश की सरकार के साथ विश्व में हर तरीके से खड़े हैं। लेकिन सवाल उठाने की जहां तक बात है, देखिए, सवाल हम इसलिए उठाते हैं कि पुलवामा हो या पहलगाम हो, इंटेलिजेंस ने आपको बार बार वार्निंग दी थी कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान और आतंकवादी साजिश रच रहे हैं। आप लोग सुधर जाइए, आप लोग, सरकार थोड़ी सी अलर्ट हो जाए। नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम से पहले अपना जम्मू कश्मीर का दौरा तो रद्द करा, लेकिन वहां की जो सिक्योरिटी है पहलगाम के जो सबसे बड़े टूरिस्ट एरिया की, उस सिक्योरिटी को मजबूत नहीं किया। तो उनसे गलती हुई। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा कि हमसे गलती हुई, और उस गलती पे तो देखिए सवाल उठाएंगे, क्योंकि मेरे देश के 26 लोगों की मृत्यु हुई है। और अगर उसके लिए हम सरकार को आज जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो सरकार फिर से इन बातों को इग्नोर करेगी, इंटेलिजेंस को इग्नोर करेगी, और भविष्य में हम फिर शायद ऐसा कोई हमला झेलेंगे। इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है। और मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, अंतिम बात प्रवीण जी ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो हमेशा से सवालों से बहुत दिक्कत रही है। जब हम नोटबंदी पे सवाल करने गए तो बोले ये राजनीति, ठीक है, तो बहुत सारे विषय हो जाएंगे। अभी सीमित समय, आनंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है तो मैं इसमें कुछ इंक्लूड नहीं करूंगा। आपने पूरी बात सुन ली है, वही सवाल के तौर पर आपके सामने है। देखिए प्रवीण जी, मैं अभी डॉक्टर स्वर्ण सिंह साहब की बात को सुन रहा था, तो सर बुद्धिजीवी हैं, जिस तरीके से बात कर रहे थे हम उनकी बातों से सहमत हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से कह रहे थे, आज प्रवीण जी आपने देखा होगा कि कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया है 22 तारीख के बाद। कांग्रेस की ये नीति रही है कि जब जब इस तरीके से हुए हैं तब तब कांग्रेस ने एक सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो उरी को लेकर हो, चाहे वो पहलगाम को लेकर हो। आज कांग्रेस ने जिस तरीके से पुनः प्रश्न चिन्ह उठाने का काम किया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, बार बार डीजीएमओ और हमारी सरकार और विशेष सचिव ने यह कहा कि ये, एक तो पहली बात यह है कि कांग्रेस को यह भी नहीं पता है कि 352 के तहत जो युद्ध का घोषणा होता है, यह युद्ध नहीं था, ये हमने पाकिस्तान को, उनके टेररिस्टों को जवाब दिया है। युद्ध होता तो आज पाकिस्तान नहीं होता मेरे ख्याल से। लेकिन हमने ये भी कहा है कि ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम नहीं है, और ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से गुजरात में 2 दिन के दौरा के दौरान, आज भी उन्होंने गांधीनगर में जो कहा, पाकिस्तान को यह चिताया कि आप अपनी औकात में रहिए और ये गोला बारूद बंद करिए, नहीं तो हम उसका जवाब भी देंगे। और हमारी 140 करोड़ जनता जिस तरीके से विकसित भारत को लेकर हमारे साथ है, और हम भारत के तमाम लोगों के साथ हैं, और हम जवाब देना जानते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, आज अभी हमारे कांग्रेस के मित्र 26/11 की बात कर रहे थे। प्रवीण जी, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, अमेरिका को भी हमने जवाब दिया है। यही अमेरिका 26/11 के बाद
अमेरिका में एक दोनों दल के 5-5 संसदों का 10 संसदों का एक कमेटी बनता है उसके बाद, और वो कमेटी ये कहती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री बनी हुई है, और उनका काम हो जाता है और उसके बाद चुप हो जाते हैं। लेकिन भारत ने बार बार यह कहा कि जब तक हम अपने पाकिस्तान से और अपने देश से आतंकवाद को समाप्त नहीं कर देते हैं, तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और जारी है। और जिस तरीके से आज कांग्रेस और तमाम इंडी गठबंधन के लोगों ने आज पुनः एक प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू किया है, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से सैनिकों के साहस और पराक्रम को फिर ये चुनौती देने का कोशिश कर रहे हैं, तो भारत की जनता 140 करोड़ जनता भी ये जान रही है। ठीक है, आपका पॉइंट भी आया। अरशद जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन प्रोफेसर सिंह, अभी बड़ी चुनौती आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिन में हुई, मैं सुन रहा था, उसमें यह बताया गया कि दोबारा से तैयारियां शुरू हो गई, वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स फिर से लगने शुरू हो गए हैं। इधर हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते जिस तरह का स्टैंड अभी हाल के दिनों में देखने को मिला है। अगर भारत एक डिसिसिव लड़ाई की तरह, ऑपरेशन सिंदूर रहा कि हमने 8 हेडक्वार्टर्स नष्ट कर दिए, लेकिन डिसिसिव यानी आतंक के अब हमको कोई और दूसरी बार दंश ना झेलना पड़े के लिए क्या कदम होने चाहिए? दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहले तो ये कि आप यदि इस समय का परिप्रेक्ष्य देखें, यहाँ 4 साल से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, गाजा में 1 साल से चल रहा है युद्ध, गाजा में भी आतंकी लोगों के खिलाफ में चल रहा है, पर भारत की सेना ने जिस तरह से सटीक, खासकर बहुत ही अच्छे से कैलिब्रेट करके स्पेसिफिक जगह पे जो भी आतंकियों का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका विध्वंस किया है और उसके बाद सीज फायर हो गया है, अपने आप में ये सर्जिकल तरीका जो सेना का है, मुझे लगता है अपने आप में बड़ी अच्छी उदाहरण है, और बहुत से देश इससे सीख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने किस तरह से किया है इसे। दूसरी बात यह कि केवल सेना इस तरह से जमीन पर काबू रखेगी आतंक को, यहां तक बात सीमित नहीं रहेगी। आपको याद होगा 2001 में जब अमेरिका पर आतंकी हमले हुए थे, तो पूरे विश्व में अमेरिका ने एक मत बनाया था, कम से कम बड़ी शक्तियों में, और ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म शुरू किया था। पिछले 2 दशकों में ये इस सहमति में कुछ बिखराव आ गया है, अलग अलग कारण है, उसके समय नहीं इस वक्त। आज भारत को न केवल पाकिस्तान में आतंकवाद को समाप्त करना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करना है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सोच बनानी है जी कि ये साझा लड़ाई है, और 1994 से जो भारत कोशिश कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संधि बननी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सोच हो आतंक से लड़ने की। ये भारत को एक अवसर है, एक तरह से एक बड़ी शक्ति की तरह से उभरने का और योगदान करने का, कि न केवल अपनी चिंताओं को वो सुलझा सकता है, अपने उनको जो सुरक्षा की चिंता है उसको सुलझा सकता है, पर पूरे विश्व में एक नेतृत्व भी दे सकता है। और यही जब आप देखते हैं कि 59 सांसद एक जुबान में बात कर रहे हैं, 32 देशों की यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग तरह से विदेश सचिव, विदेश मंत्री जा रहे हैं, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख अलग है आज, उसको लेकर जो सोच साझा करनी है सबके साथ, वो मुझे लगता है कि आतंक को जड़ से उखाड़ने में हमारे लिए और बहुत उसी जरूरी के प्रयास, ये चाहे डेलीगेशन भेजना हो या 1-to-1 बायलैटरल टॉक्स हो। हर्षद जी, मैं तो हमेशा कहता हूं कि देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, आप जैसे जो युवा प्रवक्ता होते हैं, उनको विशेष मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आप धारा के विपरीत कई बातें कर रहे हैं। अब ये क्या एक प्रेशर है, एक मजबूरी है, क्योंकि आज की राजनीति जो है उसकी धारा एक अलग ही तरफ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति लगातार बढ़ी है। बिहार चुनाव का ये प्रेशर है, या और पार्टी के लिए आगामी, फिर अभी बंगाल भी है, फिर आने वाले हम तो देखते हैं चुनावी मोड में ही रहते हैं हम, तो क्या एक दबाव है जिसकी वजह से इसको अटेम्प्ट कर लिया गया? अन्यथा हो सकता था कि ऑपरेशन सिंदूर को छेड़ा ही नहीं जाता। प्रवीण जी, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। किसका दबाव है हमारे ऊपर? हमारी पार्टी क्या किसी से डरती है? आपने इन 11 साल में देखा, चाहे किसी की 282 सीट रही हो, 302 सीट रही हो या 240 सीट रही हो, आपने कभी देखा कि हम किसी से डरते हैं जो हम किसी के दबाव में आएंगे? देखिए, फर्क यह है प्रवीण जी कि जब मैं यहाँ टीवी पर बैठकर बोलता हूँ या भाजपा के प्रवक्ता मेरे सामने बैठकर बोलते हैं, चाहे अनंत अमित जी हो या कोई भी हो, संबित पात्रा हो या सुधांशु जी हो, जब हम बोलते हैं तो हम इस स्क्रीन के पीछे की जनता की भावनाओं को देखकर उनके सवालों को उठाते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं तो उसके पीछे के वोट बैंक को देखकर बोलते हैं। और इसका मैं, हालांकि ये इस बात से उसका कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन उदाहरण दे देता हूं कि कास्ट सेंसस पे 6 महीने पहले का इनका स्टैंड उठाकर देख लीजिए और आज का देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कौन जनता को देखकर बात करता है और कौन अपने स्टैंड को चेंज करता है। मैं आपके सवाल का थोड़ा सा विस्तार से जवाब देना चाहता हूं। देखिए, जब इस 11 साल में हमने नरेंद्र मोदी जी से और सरकार से सवाल पूछा है
इन्होंने आर्मी को आगे कर दिया। इनको ऐसा लगता है कि आर्मी की आड़ में छुप कर ही अपनी विफलताएं छुपा लेंगे। तो क्या एक बात बताइए, सिर्फ कांग्रेस ने क्या नरेंद्र मोदी जी पर सवाल उठाए? मैं आज फिर आपके चैनल से पुलवामा हमले की एनआईए की जांच कहां तक पहुंची, ये भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। इनकी पार्टी के बनाए हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे चुप करा दिया जब मैंने कहा कि बहुत बुरा आतंकवादी हमला हुआ, आपने इंटेलिजेंस की। हर्षद जी, 5 बजे मैं बात कर रहा था, तब भी यही सवाल आए थे। मैं कल बात कर रहा था, रोज बात करता हूं, ये 4-6 सवाल हैं। मैंने इस पर एक अपनी एनालिसिस भी सुनिए ना हर्षद जी, मैंने अपनी एक एनालिसिस रखी है और दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से। मैंने कहा है देखिए, मैं ये 5 सवाल बताता हूं, ये कांग्रेस के, ये 5 आरोप हैं कांग्रेस के, ये 5 जवाब हैं बीजेपी के। आप पूरे देश में कहीं कोई बहस उठाकर देख लीजिए, इन्हीं 5 चीजों पर आपको बोलते दिखाई देंगे। फिर भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि कुछ निजी इनपुट्स आते हैं, कई बार जानकारियों से भरी, हर चर्चा अपने आप में दिलचस्प हो जाती। तो आप जितनी बातें बोल रहे हैं ना, विश्वास करिए मैं आपको लिंक भेजूंगा, 5 बजे भी यही सब चर्चा हो रही थी। लेकिन अनंत जी, एक सवाल, मैं आपके सवाल को रिफ्रेम कर देता हूं, आपको विस्तार में नहीं जाना पड़ेगा। मुझे 10 सेकंड मैं 10 सेकंड में अपनी बात बोलिए जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हम तो प्रधानमंत्री जी के साथ इस पूरे समय पर खड़े रहे। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपना सोशल मीडिया शेयर करता हूं कि हमने किस तरीके से सरकार का साथ दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को गांधीनगर में खड़े होकर उल्टा बोलने वाले, एक बार ट्रंप के लिए भी तो बोल दो। वो दिन रात बकवास करता है। मैं फिर वही कह रहा हूं, एस जयशंकर साहब ने अपने एक उसमें इंटरव्यू में कहा। खैर आनंद जी, चलते चलते इन सवालों के जवाब देखिए, विपक्ष जनता की आवाज होता है, जनता की आवाज जो है उसको जनता के पास में नैरेटिव तो जाता ही है। इनका जवाब दे दीजिए आप। 2-3 बात प्रवीण जी मैं बताना चाहता हूं। एक तो हमारे मित्र जिस तरीके से कह रहे थे कि मतलब प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते मित्र, वो देश के होते हैं। और आप जैसे लोग इस तरह का शब्द का प्रयोग करके प्रधानमंत्री नहीं। दूसरी बात, आज प्रवीण जी मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस और तमाम इंडी गठबंधन और विपक्ष दल के नेताओं को वो देखना चाहिए। आज वहां के सेना के प्रमुख ने, मुनीर ने वहां के सहवाज प्रधानमंत्री को एक फोटो दिखाया जिसमें कि वहां के रक्षा मंत्री भी और विदेश मंत्री भी शामिल होते हैं। वो फोटो दिखाया कि हमने इंडिया में किस तरीके से किया और हमने कितना नुकसान पहुंचाया। और यह जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस फोटो को कौन दिखा रहा है। आज ओवैसी साहब ने पूरे मीडिया के सामने और तमाम विपक्षी दलों को यह बताया कि पाकिस्तान किस तरीके से झूठ बोलता है और पुनः वो चीन युद्ध का एक तस्वीर दिखा रहे थे कि हमने क्या पहुंचाया। ये सीख लेने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, गांधीनगर की बात करें, आज कांग्रेस, आज हिंदुस्तान का 140 करोड़ आबादी लगातार हमारे सरकार और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम तो ये भी प्रवीण जी आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 3 पेज में मैं बताता हूं, 1948 से 1971 के बीच में भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन किस तरीके से लड़ रहा था। ठीक है आनंद जी, ये 48, 71 और पहले क्या हुआ, देखिए क्या होता है ना, क्या होता है, ट्रंप को क्यों धमकी नहीं? एक मिनट, क्या होता है ना, आप भी तो पोक कर रहे हैं, राजनीति तो हो रही है दोनों तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये चलती भी रहेगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर या इस पूरी कार्यवाही को लेकर लोगों के इमोशंस बने हुए हैं। अब उसको कांग्रेस कितना अटेम्प्ट कर पाती, कितना आगे ले जा पाती, ये देखने वाली बात होगी। हर्षद जी आपका, आनंद जी आपका धन्यवाद। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच आए और कुछ जानकारियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में हमने आपसे ली। भारत का सवाल में इतना ही, बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।